गाइस, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। ये बाय एनुअल रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिलती है। मतलब कि बाय एनुअल मतलब एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट जो है वो आती है, और 2022 का इसका एडिशन जो है वो सामने आया है, जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो इस रिपोर्ट की क्या हाइलाइट्स हम लोग को देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप गाइस, आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन जो है इस पर हमें रोक लगानी है, बट प्रॉब्लम यह है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कोविड-19 लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन जैसे ही उठे थे, जैसे ही खत्म हुए थे, उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में भारी बढ़ोतरी हुई है। राइट, अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए काफी सारी कंट्रीज जो है वो फॉसिल फ्यूल की तरफ टर्न कर रही हैं, और ये एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है एनवायरमेंट में, क्योंकि हम लोग आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है। बट अगर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को बढ़ती हुई नजर आएगी। राइट, तो ये क्लाइमेट चेंज पर और भी गंभीर और बुरा प्रभाव जो है वो डालेगा। तो इस चीज पर आपको मेनली फोकस करना है। और पूरे दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है 6% की 2021 के अंदर। और ईयर ऑन ईयर यानी कि साल दर साल में जो वृद्धि हम लोग को देखने को मिलती है, उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो है वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अभी रिकॉर्ड की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और गाइस, हम लोग को नेट जीरो एमिशन को, हम लोग तो नहीं, आप जानते हैं कि हम लोगों का टारगेट नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का 2070 का टारगेट हमने सेट किया हुआ है। बट काफी सारे देशों ने 2050 तक नेट जीरो एमिशन को अचीव करने पर फोकस किया था। अब ये नेट जीरो एमिशन क्या है, तो इसके बारे में हालांकि पहले भी हमने कवर किया हुआ है, बट मैं आपको बेसिक सा एक आइडिया दे देता हूं कि एक कंट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही है, तो वो व्यवस्था करे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने की, पेड़ लगाकर या फिर कुछ आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, स्क्रबर वगैरह आते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरी चीजों में उपयोग कर सकते हो। राइट, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये कंट्री जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है उतना ही अपने पास स्टोर कर ले। राइट, तो इसको कहते हैं नेट जीरो। तो काफी सारी कंट्री टारगेट कर रही है कि 2050 तक ये नेट जीरो टारगेट को अचीव कर पाएंगी। बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर इनको शिफ्ट होना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल्स से जो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। बट ये इंटेंसिटी जो है, एनर्जी इंटेंसिटी, इसमें मात्र गिरावट 1.9% की ही देखने को मिली है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है गाइस रिन्यूएबल एनर्जी से, हालांकि इसमें बढ़ोतरी हुई है 6% की 2021 में। और यह भी देखा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कोयले को जलाकर जनरेट होती है, इसमें भी 9% की मतलब बढ़ोतरी हो गई है। राइट, 9% राइज हो गया है। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी राइज हो रही है तो चलेगा, बट हम लोग को कोयले के ऊपर डिपेंड नहीं होना था, हमें इसको रिड्यूस करना था, बल्कि उल्टा और बढ़ोतरी हो गई है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न वाली बात है। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चाइना, इंडिया में हम लोग को देखने को मिल रही है, जहां पर कोल, जो कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। राइट, और 2% इंक्रीज जो है गाइस गैस फायर्ड जनरेशन की हम लोग को देखने को मिल रही है। गैस फायर्ड जनरेशन, गैस से चलने वाले उत्पादन में 2% की वृद्धि हुई है। और 7% ईयर ऑन इंक्रीज हम लोग को पावर सेक्टर के एमिशन पर देखने को मिल रहा है। यानी कि पावर सेक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरे पोल्यूटेंट गैस का एमिशन करती है, एमिट करती है, तो ये बहुत ज्यादा एमिशन इसमें इंक्रीज हो गया, जो कि आज की डेट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 साल आफ्टर 2 years ऑफ डिक्लाइन, दिस मीन्स दैट एमिशन फ्रॉम पावर सेक्टर आर नाउ एट रिकॉर्ड हाई। पावर सेक्टर से, यानी कि उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से के ऊपर हम सभी लोग डिपेंडेंट है, बिजली का क्षेत्र, जिसमें टारगेट किया जा रहा है कि रेन्यूएबल एनर्जी में इसको शिफ्ट करना है, बल्कि उल्टा ही हो गया, ये और भी ज्यादा मात्रा में आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर एमिशन जनरेट कर रही है, एमिशन कर रही है। राइट, और चिंता वाली बात यही व्यक्त करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। चिंता व्यक्त करी है कि हम लोग ने नेट जीरो मूवमेंट को बढ़ाया तो है, बट राष्ट्र अभी भी बढ़े हुए उत्सर्जन यानी कि एमिशन से बढ़ी हुई बिजली की मांग को कम करने में विफल रहे हैं। मतलब कि बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है, और एट द सेम टाइम हम लोग को एमिशन को रिड्यूस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर सकेंगे। राइट, तो वो चीज नहीं कर पा रही है।
हालांकि सरकारें काम कर रही है नेट जीरो के टारगेट को अचीव करने में, रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ा रही हैं, बट साथ ही साथ जो डिमांड जो है वो इस प्रकार से बढ़ती जा रही है कि वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रही। इस प्रकार का बैलेंस कि कोयले के कंजम्पशन को हमें रिड्यूस करना है और रिन्यूएबल एनर्जी के कंजम्पशन को बढ़ाना है, तो वो बैलेंस जो है वो बन नहीं पा रहा है, बल्कि उल्टा ही हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी भी बढ़ रही है, बट साथ ही साथ जो कोयला से जलने वाली, कोयले को जलाकर जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी बढ़ रही है, यानी कि फॉसिल फ्यूल भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट, इसको भी जलाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे ये ना हमारे ऑब्जेक्टिव को, राइट। दिस इज द इशू। फोरकास्टिंग की गई है, भविष्यवाणी की गई है कि पावर सेक्टर का एमिशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, दैट विल लाइकली रिमेन अराउंड द सेम लेवल फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। 3 सालों तक पावर सेक्टर से होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन है वो ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ये भविष्यवाणी अभी की जा चुकी है, जिस पर सतर्क होने की आवश्यकता है। इन कॉन्ट्रेस्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो नेट जीरो जो 2050 तक की जो बात की गई है, तो ये कह रहे हैं कि इसमें 55% सेक्टोरल एमिशन में 2030 तक डिक्रीज लाने की आवश्यकता। मतलब कुल मिलाकर आईईए ने ये कहा है कि यार आप जो टारगेट कर रहे हो कि 2050 तक आप नेट जीरो टारगेट को अचीव करोगे, तो 2030 तक सबसे पहले आपके यहां पर जितने भी सेक्टर्स हैं, राइट, जिन सेक्टरों से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, तो उन सेक्टर से एमिशन को आपको 55% तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। 55% जो है वो कम करना पड़ेगा, वरना फिर इस टारगेट को जो है वो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर थोक गैस यानी कि होलसेल गैस और बिजली, होलसेल गैस और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत पर अभूतपूर्व स्तर के साथ साथ अस्थिर कोयले की कीमतों में भी वृद्धि हो रही है। मतलब बताया जा रहा है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, साथ ही साथ कोयले के जो प्राइसेस है वो अनस्टेबल हैं, स्थिर नहीं है, और वो भी बढ़ते जा रहे हैं, राइट। और आपको बता दें गाइस कि मार्च 2017 में इंडिया ने जो है वो ज्वाइन किया था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को। अब थोड़ी बात करते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में। गाइस ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके फ्रेमवर्क के अनुसार इसे 1974 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ था, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का। 4 मेन एरियाज पर इसका मिशन काम करता है: एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण जागरूकता और वैश्विक सहभागिता, राइट। तो इस पर यह मेनली काम करता है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और गाइस इसके रोल्स और फंक्शंस की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको स्टैब्लिश करने की वजह यह थी क्योंकि 1973 और 1974 के दौरान ऑयल क्राइसिस वर्ल्ड वाइड देखने को मिले थे। पूरे दुनिया भर में तेल संकट छा गया था, राइट। इसमें तेल की प्रॉब्लम जो है वो पूरे दुनिया भर में आ रही थी कंट्रीज को। तो ये जब सेटअप हुई तो इसका मेनली ये काम था कि इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में ऑयल की प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार से ऑयल के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऑयल सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्पॉन्ड करने के पर्पस के लिए, अपने सदस्यों की मदद करने के पर्पस के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, राइट। और आज की डेट में इसका जो मैंडेट है, इसमें एक्सपेंशन हम लोग को, इसमें विस्तार हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके कार्यों में अब शामिल हो चुका है काफी सारी चीजें, जैसे कि ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग ग्लोबल की एनर्जी ट्रेंड्स, यानी कि प्रमुख ऊर्जा रुझानों पर निगाह रखना या निगरानी रखना, और प्रमोटिंग साउंड एनर्जी पॉलिसी, यानी कि जो मजबूत ऊर्जा नीति जो है उसको बढ़ावा देना, राइट। और विश्लेषण करना कि पूरे दुनिया भर में एनर्जी ट्रेंड जो है, एनर्जी डिमांड जो है वो किस प्रकार की चल रही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट में ही हम लोग देख रहे हैं ना कि इसने इंडिया के ऊपर एनालिसिस करके बताई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया की एनर्जी डिमांड को लेकर, तो वैसे ही एनालिसिस भी करती है, राइट। इसके अलावा इसका फोकस और किन चीजों पे रहता है? मल्टीनेशनल एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना, राइट। आपस में कंट्री जो है वो मिलकर एनर्जी की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, तो उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आना, तो इस पर भी ये काम करती है। इसके कंपोजिशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, और 8 एसोसिएशन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और इसका मेंबर बनने के लिए एक कंट्री के लिए मैंडेटरी है कि उस कंट्री को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना जरूरी है। बट आपको बता दें कि सभी ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज, तो वो सभी की सभी कंट्रीज आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबर नहीं है। यानी कि सिंपल तौर से एक कंट्री को ओईसीडी का मेंबर होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए, आईईए की सदस्यता के लिए। बट जितनी भी ओईसीडी की जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सभी कंट्री जो है वो आईईए की मेंबर बने, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा एक कंट्री को इसका मेंबर बनने के लिए किन किन चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज तो उस कंट्री के अंदर 90 दिनों तक, 90 डेज तक ऑयल जो है वो रिजर्व रहे। यानी कि एक जो कंट्री है, जैसे कि एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर एक दिन में 1 लीटर तेल उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। एक दिन में 1 लीटर तेल का उपयोग होता है और कहा जा रहा है कि उस कंट्री के अंदर अगले 90 डेज, यानी कि 3 महीने आप कह सकते हो कि अगले 3 महीने तक उस कंट्री के अंदर जितना तेल की रिक्वायरमेंट होती है उसका रिजर्व होना जरूरी है। यानी कि उसके पास जो है वो रिजर्व रहना चाहिए 3 महीने तक का, राइट, एक कंट्री के अंदर, तभी वो कंट्री जो है वो उसकी मेंबर बन सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि उस कंट्री का जो ये 90 दिन का तेल है वो उसी कंट्री से निकाल कर लिया हो, उस कंट्री ने इंपोर्ट कराकर भी ये तेल रखा हो अपने पास तो भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर एक कंट्री के पास 90 दिन का रिजर्व, 90 दिन का भंडार होना जरूरी है इसकी सदस्यता के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को इसमें यह देखने को मिलता है कि इस भंडार का ग्लोबल ऑयल सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो कंट्री मदद कर सके। मतलब कि ये जो रिजर्व है 90 डेज का, इस रिजर्व की अगर जरूरत पड़ जाती है दूसरी कंट्रीज को, दूसरी मेंबर कंट्रीज को आईईए की, क्योंकि इसका मेन काम क्या है कि जब भी ऑयल क्राइसिस होंगे तो आपस में इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके आपस में। तो 90 डेज का रिजर्व सभी कंट्रीज के पास इसलिए रखने की बात की जा रही है कि जब भी किसी उसकी मेंबर कंट्री को तेल की आवश्यकता पड़े तो ये मेंबर्स जो है वो आपस में तेल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एक दूसरी कंट्रीज के साथ, राइट। जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस भी कंट्री के अंदर इश्यूज हम लोग को ऑयल के देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीज पर ये मेनली फोकस करता है। तो इसलिए एक कंट्री के पास ऑयल का रिजर्व होना तो डेफिनेटली जरूरी है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। दूसरी बात, उस कंट्री के अंदर मतलब 10% तक, 10% तक ऑयल के कंजम्पशन को रिड्यूस करने की एक प्रॉपर प्लान हो, एक प्रॉपर पॉलिसी हो जो कि उसने इंप्लीमेंट कर रखी हो कि वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो कम से कम, यानी कि 10% तक वो फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो रिड्यूस करेंगे। यानी कि उस कंट्री के अंदर पूरी की पूरी जो एनर्जी की डिमांड है वो फॉसिल फ्यूल से फुलफिल ना हो, इस पर मेनली ये फोकस करता है कि 10% जो है वो कंट्री अपनी एनर्जी की डिमांड्स को दूसरे सोर्सेस के थ्रू जो है वो फुलफिल कर सके, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू फुलफिल कर सके। तो इसमें ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और इस प्रकार का इसका प्रोग्राम भी होना चाहिए कि जो कि नेशनल ऑयल कंजम्पशन को 10% तक जो है वो रिड्यूस करे। तो ऐसा इसका एक प्रोग्राम होना जरूरी है। इसके अलावा उस कंट्री के अंदर कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर CERM, तो इसके जो है वो रूल्स रेगुलेशंस या इसके ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, कानून और संस्था होना जरूरी है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी CERM की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन इमरजेंसी रिस्पांस मेजर CERM, इसको ऑपरेट करने के लिए, CERM को ऑपरेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए और संस्था, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये CERM का मेन पर्पस क्या है, यही है, कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी रिस्पांस मेजर की। अगर किसी कंट्री को एकदम से इमरजेंसी हो जाए, ऑयल की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस पर्टिकुलर मतलब कानून के थ्रू एक कंट्री जो है वो ऑयल का सप्लाई कर सके उसकी दूसरी मेंबर कंट्रीज के अंदर। तो उस कंट्री के अंदर कानून होना जरूरी है, क्योंकि उस कंट्री के अंदर कानून नहीं होगा तो वो कंट्री मना भी कर सकती है ना कल को कि हमारे पास तो ऐसा कोई कानून नहीं है ऑयल सप्लाई करने का, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर तरीके से ऑयल के सप्लाई जो है, ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसको बेटर बनाने के लिए आपस में मेंबर कंट्रीज में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, उसके लिए इन्होंने ये बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो रखी हैं आईईए ने। तो वो आप लोग को समझना थोड़ा सा, अंडरस्टैंडिंग, हर चीज रटने की नहीं होती। अगर आप चीजों को समझ जाओगे, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर लोगे, तो आपको कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। और मेरा फोकस यही रहता है कि आप में अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करवाना। इसके अलावा एक कंट्री के अंदर फोकस यही किया जाता है कि कानून हो, मेजर्स हो, कि जिसके चलते वो कंट्री जो है वो सभी ऑयल कंपनीज के जो डेटास वगैरह जो है वो हासिल कर सके, या रिपोर्ट्स वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो हासिल कर सके रिक्वेस्ट के तौर पर। तो देखो, आईईए को जब भी किसी कंट्री, इसकी मेंबर कंट्री की रिपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी कि उस कंट्री के अंदर जो ऑयल कंपनीज मौजूद हैं, उन ऑयल कंपनीज के पास कितना रिजर्व है या कितना वो
डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसकी अगर आईईए को कभी भी डेटा चाहिए, कभी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आईईए ऐसी इंफॉर्मेशन ले सके, तो इसलिए इन्होंने यहां पर एक कानून बनाने की भी बात कर दी कि उस कंट्री के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए कि उस कंट्री में मौजूद जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, सभी ऑयल कंपनीज की इंफॉर्मेशन जो है रिक्वेस्ट करने पर हासिल की जा सके। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो कलेक्टिव एक्शन जो है, सामूहिक कार्रवाई इसकी जो है, तो उसमें योगदान देने के लिए अपना यानी कि कंट्रीब्यूशन देने को सुनिश्चित करने के लिए देश के अंदर कानून और उपाय होने चाहिए। वही ये सेम पॉइंट है जो पहले हम लोग को देखने को मिला था। ये पॉइंट सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहा है, पुराने वाले पॉइंट्स को, कि कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए कि जब भी मेंबर कंट्रीज जो है वो ऑयल अगर मांगे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें, तो उस कंट्री के अंदर कानून होना चाहिए ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, वो कौन सी रिपोर्ट्स है, तो ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस और एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में आपसे अक्सर पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चंस वगैरह, प्रीलिम्स वगैरह में, तो आपको ये रिपोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये फलाना रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड।